अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे बहुत ही जबरदस्त फॉर्मेट के ऊपर, जो यूट्यूब में मेरे ऊपर 2.5 साल बैन के बावजूद भी चलता रहा फॉर्मेट मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। द डिसिडेंट्स डिस्पैच, सोल्जर स्पीक्स विद हैदर मेहदी। हम खुश आमदीद कहते हैं सर हैदर मेहदी को एक दफा फिर पब्लिक डिमांड के ऊपर वो यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम आते, गुड टू सी यू बैक। और ये बड़ा जबरदस्त है, सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड है। जी सर, जी सर, जी सर। आपको पता है 2.5 साल के बैन के बाद आपको भी सर दरमियान में हर कोई, मैंने मेरा चैनल शुरू हुआ तो हर किसी ने आपका पूछना शुरू कर दिया। मैंने बताया कि उनके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया है और वो 10 दिन का कोई बैन है। तो ये सर जो बैन्स हैं ये अब एक फोकस में खास तौर के ऊपर 5 लोगों के ऊपर फोकस मुझे नजर आता है। कनाडा में आपके ऊपर है, अमेरिका में डॉक्टर मोहित पीरजादा के ऊपर है, बरतानिया में मेरे और वकार मलिक के ऊपर है। ये जो फोकस है खास तौर के ऊपर, ये फोकस अगर आप देखें तो पांचवा मेरे जहन से निकल गया, एक और भी चैनल है जिसके ऊपर उनका खास फोकस है, जिसको ऊपर फायर वॉल्स लगाई जाती हैं, जिनको रोका जाता है, जो किसी तौर भी उनको ग्रो नहीं करने दिया जाता और उनकी बिठाई जाती है हर सूरत में। चाइनीज फायर वॉल वगैरह लगा के सर्कुलेशन बिठाई जाती है क्योंकि इनकी बात से उनको तकलीफ है, मैस रिपोर्टिंग की जाती है। और आज भी हमारा टॉपिक भी इसी किस्म का है क्योंकि इस बात से भी बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर ये हमने हर जगह बताया जाके कि जनाब ये अमरीकी रात की तारीकी के अंदर आए और उसामा बिन लादेन को अमेरिका से लेके चले गए, और लाश गई या वो खुद गया, वो कहानी तो कोई और थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों के अंदर डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद में कर्नल इकबाल साहब हैं, जिनकी अब तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है। इनका घर है, उसके ऊपर आईएसआई ने कब्जा किया हुआ है और कब्जा करके इनके घर के ऊपर जो है उन्होंने सेफ हाउस बनाया हुआ है बाकायदा तौर के ऊपर। अकल इकबाल अपनी एहलिया के साथ नजर आ रहे हैं, उनकी पब्लिकली अवेलेबल तस्वीरें हैं जो कि फरा इकबाल साहिबा जो है उनकी एहलिया ने तस्वीरें शेयर की हुई हैं। ये अभी अमेरिका के अंदर होते हैं, सैंडियागो के अंदर होते हैं। और सर असल कहानी अब ये है कि इनका ताल्लुक बताया जाता है उसामा बिन लादेन के कैप्चर के साथ। ये और वेस्ट में तो फिल्में बना के लोग अपनी कहानियां चला रहे हैं, फिल्में चला रहे हैं। असल ये क्या स्टोरी है, कर्नल इकबाल बेली की क्या स्टोरी है, और इसका उसामा बिन लादेन के कैप्चर से क्या ताल्लुक है, और इनके अभी अमेरिका में होने का, और आईएसआई ने इनके घर पे कब्जा किया हुआ है, डीएचए 2 में उसको सेफ हाउस की कैटेगरी दी हुई है। ये स्टोरी क्या है सर? जरा ये तो एक दफा इसके ऊपर बात करें, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू आदिल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले ये जो आपने नाम लिए हैं ना, ये बिल्कुल आपकी तस्दीक मैं इसलिए करता हूँ। कल एक पाकिस्तान से साहब मुझे मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी आपका, मोहित का, वकार का और आदिल का जब भी प्रोग्राम बड़ा सख्त होता है, अगर सख्त नहीं होता तो ये छोड़ देते हैं, लेकिन आपका और आदिल का तो ये कभी नहीं छोड़ते। मोहित का जब कभी हल्का होता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो सख्त प्रोग्राम होता है उसके बाद एकदम वो लाल पट्टी आ जाती है, दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल, या आवाज चली जाती है, या वो काला हो जाता है। तो फिर कहता है मुझे बाद में जाके फिर वीपीएन मुझे लगाना पड़ा, मेरे पास ई सिम है, तो फिर जाके आपका प्रोग्राम बड़ी आसानी से। तो लोगों को हम कहते हैं पाकिस्तान में कि अगर आप देखना चाहते हैं, या तो वीपीएन लगाया करें या ई ई सिम सिम जो है उसके साथ करें। बट थैंक यू फॉर दैट। अदर ये जो हम ओसामा बिन लादेन वाला है ना, बड़ा इंट्रीगिंग है। अच्छा, मैं बताऊं, मेरी इससे इसमें बहुत सीनियर अफसरान जो उस जमाने में बहुत चोटी के पोस्टों पे थे, मेरी उनसे डायरेक्ट इस पर बात हुई है, और एक दफा नहीं, काफी दफा हुई। और जनरल क्यानी से भी हुई है, बड़ी डिटेल में हुई है। बल्कि एक दफा मैंने जब पब्लिकली कहा कि अगर किसी को पता है कि ये माजरा क्या है, आईएसआई के अंडर थे नहीं थे, फौज के मातहत ये छुपा हुआ उसामा बिन लादेन वहां था, तो क्यानी साहब को पता है। तो क्यानी साहब ने विद इन 24 घंटे आगे कहा कि सिंस हैदर मेहदी हैज आस्क्ड मी, चूंकि मेरे से पूछा है तो मैं बताता हूँ मुझे नहीं पता। तो ये जनरल क्यानी ने पब्लिकली कहा है कि जी मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं तो अगर आपको यकीन है, आपको यकीन है जनरल क्यानी की बात पे? मैं इस पे आगे बात, अदिल, मैं मान ही नहीं सकता कि वो इलियासी मस्जिद है ना, जहां से हम 9 माइल करके भाग के आते थे, 7 एकड़ एबटाबाद, है। एबटाबाद। अच्छा, चले हमारे जमाने के जो पीएमए था या उसके जो ट्रूप्स थे वो दगड़ दल्ले टाइप होते थे, बिल्कुल यूजलेस। मैं बात कर रहा हूँ 1974, 75, 76 की। लेकिन हम बात करें 2011 की। 2011 में आईएसआई की टेंटिकल्स
का हम 12 साल गुजार चुके हैं, मुशर्रफ के 9 साल गुजार चुके हैं। आईएसआई जो है वो अरबों डॉलर की बन चुकी है, उसकी एक एक कुत्ता जहां भौंकता है तो आईएसआई जाके सूंघती है कि यहाँ कुत्ते ने पेशाब किया है नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि 500,000 गज पे इलियासी मॉस्क की वो जो सड़क आ रही है उस पर इतना बड़ा ये घर है, इसके ऊपर कोई नहीं है। और यहाँ जनाब वो शकील अफरीदी जो डॉक्टर है उसको भी पता कि कुछ बंदा अंदर है, वो अपनी वो भेजता है लोगों को उधर की करने के लिए। तो आईएसआई वालों को नहीं पता, एमआई वालों को नहीं पता, फौज को नहीं पता। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट प्योरली बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। नाउ दैट इज नंबर वन। बिल्डअप मैं आपको कर रहा हूँ। दूसरा ये मैं मान सकता हूं कि वहां जो फौजी थे ना, नॉर्मल फौजी हमारे जैसे, जो कि मतलब कहते हैं ना मैं एक लफ्ज इस्तेमाल बुरा नहीं बना, हमारे जैसे होम्योपैथिक फौजी जिनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है इनके साथ, ठीक है ना, उनको नहीं पता होगा। ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आईएसआई के अंदर लोग थे, इंक्लूडिंग राइट मे बी अप टू कैनी, इनको नहीं पता था, इंक्लूडिंग अहमद शुजा पाशा जो उस वक्त डीजी आईएसआई। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आदिल, ये मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जब ये हो रहा था वाकया, उसके बाद मेरे एक बहुत करीबी साहब जिनके जो मेरे साथ काम करते थे, उनके वाले साहब उस इलाके में थे। उन्होंने कहा जी इस रेड से पहले उस इलाके की सारी जो बिजली थी वो ऑफ कर दी गई थी, और पुलिस ने आगे बताया कि यहाँ कोई एक्सरसाइज होने वाली है तो फायरिंग वायरिंग होगी, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना। अब ये मैं नहीं कह रहा कि पुलिस को पता था अमेरिकन रेड मार रहे हैं, लेकिन पुलिस को किसी ने बताया था कि यहाँ कोई एक्शन होने वाला है या ट्रेनिंग होने वाली है, तो लोगों को बता दो कि घबराए नहीं, कुछ ना करें। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं कि इसकी जो ओसामा बिन लादेन की ये बात निकाली किसने कि ये इधर बैठा है, ये निकली अंदर से, ये आईएसआई के अंदर से निकली। आईएसआई के अंदर से निकली, जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं इकबाल बेली, ये उस वक्त जो है ना 408 बटालियन का सीओ नहीं था, ये तो मेरा ख्याल है 91 92 में होता था। ये क्लियर है कि ये इंफॉर्मेशन लीक कर की गई थी इस आदमी के तहत। अच्छा, इनके कुछ करीबी साथी हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। अब मैं नाम नहीं ले सकता इसलिए कि फिर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। उन्होंने मुझे इनके बहुत करीबी एक रिश्तेदार के साथ करवाया, उनके साथ भी मेरी 1-1.5 घंटे बात हुई। मेरी कंक्लूसिव ओपिनियन ओपिनियन इस वक्त मैं कह सकता हूँ, मेरी कंक्लूसिव ओपिनियन ये है आदिल कि दिस वाज ओसामा बिन लादेन आईएसआई के कवर में वहां रह रहा था। इसको ये इस्तेमाल करना चाहते थे किसी किस्म की नेगोशिएशन करने के लिए, किसी वजह से। उस वक्त आपको याद हो कि अगर ये 5 साल से रह रहा है तो ये 2006 से रह रहा है। मुशर्रफ उस वक्त आपका प्रेसिडेंट था, आर्मी चीफ था, 2011 में इसको मारा है, तो ये मुशर्रफ के अंडर ही आया है। तो मुशर्रफ अपनी तरफ से कुछ समझ रहा होगा कि मैंने कोई नेगोशिएशन करनी। अब वी डोंट नो, मुशर्रफ भी मर गया, ये भी मर गया। The only people who are alive is General Kiani is alive, Ahmad Shuja Pasha is alive. नहीं, ये तो जिंदा है सर, कल इकबाल बेली तो जिंदा है, सैन डिएगो में रह रहे हैं, पाकिस्तान के घर पे कब्जा है और तमाम जायदाद पे कब्जा है। और इनके जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि बहुत ज्यादा जो हेड मनी थी $25 मिलियन ये, उसके सब्सटेंशियल बेनिफिशियरी जो है वो ये इकबाल बेली साहब हैं, और इनके साथ और भी लोग हैं। ये नहीं हो सकता कि इन्होंने अकेले नहीं खाया। मेरा जहां तक ख्याल है, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट मेरा जहां तक ख्याल है, ये जो कहते हैं ना कि ये जो पैसा है ये ऊपर तक जाता है, ठीक है, तो बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर जो है डुबकी मारी है। बल्क जो है मेरा ख्याल है इंसाफ के पास गया है। पर आदिल, ये बात आज करने का ना मकसद एक बहुत अहम जी, आप कुछ पूछना चाहते? इससे पहले ये बिजनेस जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर आफिया सिद्दीकी को ले लें, क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ भी लगे में हैं। ये बिजनेस नहीं था क्या कि अपने लोगों को तो चलें ठीक है आप छोड़ दें, वो तो केस, वो तो दहशतगर्द डिक्लेयर था, वो सारा सिस्टम। आपने अपने मुल्क के शहरियों को जानबूझ के, जो आफिया सिद्दीकी केस में पता चलता है वाजे तौर के ऊपर कि उसको एक विलन के तौर के ऊपर पेंट किया गया, झूठ बोला गया,
और उसको आपने जो है उसके ऊपर जब बाउंटी लग गई तो उनके हवाले कर दिया। ये बाउंटियां लग की वजह से एक कारोबार जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर चल रहा था, और वो कारोबार इलीगल स्पेक्ट्रम आज भी किसी ना किसी सतह के ऊपर चल रहा है। उसके सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। कल ही मैंने प्रोग्राम किया है जनाब नार्को इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, इलीगल स्पेक्ट्रम के ऊपर। लेकिन ये जो अपने लोगों को बेचा गया, और अपने लोगों को सिर्फ जो हमने मेहमान अफगानिस्तान से भी बुलाए हुए थे लोग, उनको भी बेचा गया बाउंटीज के लिए, ये कारोबार इसके ऊपर कोई बात नहीं करता सर, क्यों नहीं अगर करता? ये बड़ा ये बहुत अहम आपने मौजू उठाया है, बिकॉज इसके साथ ना एक और चीज जुड़ी हुई है। हम जो कहते हैं ना कि यार ये पाकिस्तान की जब इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, मईशत और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो लोग सड़कों पे निकलेंगे। तो मैं इस पे काफी अरसे से बहुत डिटेल रिसर्च कर रहा था कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किस लेवल पर जाकर डिस्ट्रॉय होगी। तो इससे इसको लिंक करते हैं, ये उसामा बिन लादेन वाला ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको बताता है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई ने इस मुल्क को एक नार्को स्टेट, नार्को मतलब मनशियात पर मबनी एक रियासत का क्याम, ठीक है ना, जिस तरह कोलंबिया या ये जी। मेक्सिको के ड्रग लॉर्ड्स और साउथ और अमेरिका। सर, और सर ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये एसओपी है सर आपकी। देख लीजिए G2IS अल्फा मेजर जियाउर रहमान ने 17 अक्टूबर 2024 को साइन करके डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन किए हुए हैं। ये ऑयल स्मगलिंग के लिए एसओपी निकाली गई है बकायदा, और ये आपके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो आदिल इसके ना इसको जरा थोड़ा सा अनपैक कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को हम समझाना ये है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई और बाकी इदारे वो पाकिस्तान को किस तरीके से एक बिल्कुल एक मंशियात पर मबनी एक क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरह एक मुल्क बना रहे हैं। ये जो आपने बाउंटी हंटर्स की बात की, ये पुराने जमाने में जो वेस्टर्न मूवीज होती थी ना कि लोग भागते थे तो उनको पकड़ने के लिए पैसे दिए जाते थे कि इनको पकड़ के लाओ, तुम इतने पैसे दें। तो पाकिस्तान बाउंटी हंटर बन गया, ठीक है ना। मुशर्रफ ने कहा, अपनी किताब में खुद लिखता है कि हम ये जी पकड़ के देते थे, हमें पैसे मिलते थे। जी पर आदिल ये जो आप ये दिखा रहे हैं ना एसओपी ड्रग स्मगलिंग की, इसकी डीजल की स्मगलिंग की ईरान से जो आता है, और अभी सुहेल अफरीदी ने भी कहा कि भाई ये मंशियात आती हैं, ये और डीजल स्मगल होके आता है, फौज की पोस्टें हैं, एफसी की पोस्टें हैं, रेंजर्स की पोस्टें हैं, स्काउट्स हैं, तमाम फौज के अंडर हैं। तो ये आते कैसे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इसके बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम आप कह रहे हैं ना, एक बहुत ऑफ्ट रिपीटेड मुझे बात की जाती है कि जी पाकिस्तान में आप जाएं, दुकानें उससे भरी हुई हैं, गुड से, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, मॉल में जाएं मॉल भरे हुए हैं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लाइन पे लगी हुई हैं पेट्रोल पंप में। किधर है पाकिस्तान? तो बड़ा बड़ा हशाश पिशाश है पाकिस्तान में, तो बड़ी रौनक है। असल उसकी बहुत बड़ी वजह है, और वो यही बात जो आप कर रहे हैं ना, नार्को इकोनॉमी। एक तो ये तमाम पैसा जो मंशियात पर मबनी, आपका ओपीएम की जो स्मगलिंग है, आप ही के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है हमने बात की थी कि जो गार्डियन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का नंबर 1 ओपीएम प्रोड्यूसिंग मुल्क बन टेलीग्राफ, चुका है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट है सर, टेलीग्राफ की हाँ रिपोर्ट है। सॉरी टेलीग्राफ की, और ये गार्डियन की। ये लेटेस्ट इमेजेस हैं सर, लास्ट वीक से ये इमेजेस हैं, पिछले ये 22 तारीख के इमेजेस हैं, 22 नवंबर के इमेजेस हैं, 21 और 22 नवंबर के ये इमेजेस हैं सेंटिनल 2L2A के। ये एग्जैक्ट उस जगह के इमेजेस हैं। ग्रीन पैचेस जो है वो तैयार कॉपी है, वीडियोस एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है, कल मैंने वीलॉग में दिखाई है। और जो खाली है ये नए लगाए गए हैं, ये बाकायदा वही एग्जैक्ट लोकेशन है लोरालाई के आसपास जहां पे इन्होंने से इमेजरी ली है और टेलीग्राफ ने स्टोरी की है। जी सर। तो आदिल, एक जो ये पैसा आ रहा है ना इकोनॉमी में, देखे ना, ये अभी आप अफीम उगाएंगे, अफीम उगा के फिर आप इसको बेचते हैं, फिर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर आप इसको आइस बनाते हैं, फिर आप इसमें हेरोइन बनाते हैं, फिर आप इससे फेंटेनिल बनाते हैं। अभी वो नहीं फेंटेनिल नहीं नहीं सर, उसका सर वो अफीम से हेरोइन और कोकेन ही बनती है, वो अलग प्रोसेस है, वो कोयटा में चलता है जिससे आइस वगैरह बना रहे हैं, वो केमिकल प्रोसेस है पूरे का पूरा। नहीं नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि एक ये जो पूरा नरकोटिक्स का पूरा जो जी ये स्पेक्ट्रम है ड्रग्स का, ये बनता है, फिर ये बाहर जाता है। जब ये बाहर जी जाते हो आपको पेमेंट होती है। पेमेंट कहाँ सर। होती है? पेमेंट आपको बाहर होती है।
पेमेंट जब बाहर होती है फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो के हवाले से पैसा पाकिस्तान में आता है, ठीक है, कुछ पैसा पाकिस्तान के बाहर रहता है, कुछ पैसा पाकिस्तान के अंदर रहता है, वो फिर आपकी इकोनॉमी में जाता है। एक तो ये है, ये आपका पूरा क्रिमिनल एंटरप्राइज है। और बाय द वे आदिल, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है और इसका एविडेंस अल्लाह करे किसी दिन मिल जाए। ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा रिंग है ना पाकिस्तान में, इसके पीछे भी बहुत बड़ा, आपको पता है, सपोर्ट है फौजी आईएसआई की। खास तौर पे कसूर वाला जो था उसके ऊपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और ये पुलिस के लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जी ये जब इंक्वायरी हुई थी, ये फौजियों ने हमसे शट डाउन करवा दिए। तो वो मेरे पास सिर्फ इतना सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि फौजियों ने, अब फौजियों ने क्यों करवाई, किस वजह किसका, हमें नहीं पता। सर बट आजकल सर आजकल आपने जो भी इंक्वायरी खुलवानी है, बंद करवानी है, और पैसे आपके पास हैवी हैं, तो चिड़ियाघर लाहौर जाएं, उधर पैसे लगाएं और अपना काम करवाएं। अगर डायरेक्ट आपने इसके अलावा बारों बार जाना है तो फिर अब पुलिस का तो काम ये पुराना चल ही रहा था ना सर। अगर फौजियों ने बंद कराना है तो ये वो तरीका है सर, कोई भी आदिल, फ्री अब के अंदर ये काम अभी नहीं कर रहा हमारे सर। पास ना फौज की और आईएसआई की और इन लोगों की, अब हमारे पास 3 सोर्सेस ऑफ इनकम है जो इस वक्त मुजरिमाना है, क्रिमिनल है। इनकी ऑफिशियल सर सोर्सेज तो आई नहीं, जो इनकी एम्पायर है। एक सर इनकी मंशियात हो गई, एक इनकी स्मगलिंग हो गई, और एक इनकी बाकी तमाम वो इलीगल एक्टिविटीज हो गई जिनका हमने जिक्र किया है। जिसके अंदर बाय द वे अब भत्ताखोरी, जिसको ये ब्लैक फंड में कंट्रीब्यूशन कहते हैं और जिसको ये सर कमांड फंड कहते हैं, वो सर भत्ताखोरी है। मतलब सर आप एक बिजनेसमैन से कहेंगे कि यार तुम जो है ना पाकिस्तान फौज की मदद करो और कंट्रीब्यूशन करो, बेसिकली भत्ता है। वो आके जो है ना 20 करोड़ रुपए आर्मी चीफ के फंड में डाल देता है, कोई वो 50 रुपए। मास्टर टाइल वाले से, जो आपके फील्ड मार्शल जो है वो फील्ड माउस जब कोर कमांडर थे, तो ये आसिम मुनीर साहब जो हैं, सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह साहब ने, तो उनसे भी तो मांगा था सर, वो भी तो किस्सा आया था ना, ये आप बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आदिल, 100%। और ये मैं क्यों इसलिए बात कर रहा हूं कि जो लोग इस किस्म का बयानिया बना रहे हैं ना, वो आपका एक और भी हमारा वो जो वीलॉगर टाइप बंदा है, उसका क्या, आफ्ताब इकबाल, कि नहीं जी अब भूल जाएं डेमोक्रेसी, अभी एक नया ऑर्डर आने वाला है। ये जो लोग ये नया ऑर्डर बेच रहे हैं ना कि जी फौज आएगी, आसिम मुनीर सिंगल पावर उसके पास होगी, पूरा मुल्क का कंट्रोल होगा, वो इस मुल्क को सीधा करेगा, वो इधर जो है जी करप्शन को खत्म करेगा, वो जी वही कैसे खत्म करेगा, तुम्हारे इदारे के तहत, तुम्हारी कमांड के तहत इस मुल्क में मंशियात चलती है, इस मुल्क में पोर्नोग्राफी चलती है, इस मुल्क में ड्रग स्मगलिंग होती है, इस मुल्क में भत्ताखोरी होती है, इस मुल्क के अंदर तमाम मुजरिमाना जो हरकतें हैं वो ये फौज और आईएसआई कराती है। और तुम उस फौज और उस आईएसआई की ताकत की बेसिस पे तुम ये समझते हो कि आसिम मुनीर आके इस मुल्क को ठीक करेगा। मैं इसलिए ये हम बात कर रहे हैं कि ये इतना बिगड़ चुका है इदारा, जिसको अभी आपके वो इमरान रियाज एक किसी, मेरा ख्याल है महफिल में कहीं बैठा था, और वहां नारे लग रहे हैं पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं हैरान हूं यार कि ये किस किस्म की ये अजीब बातें हो रही है। तो सर आदिल दिस इज, हम तो 2 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जहन तब्दील करने का ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये रेमिटेंस भेजते हैं पीछे। अगर इन्होंने रेमिटेंस भेज दी तो ये कैसे चलेगा वहां पे, जो पूरे का पूरा ये नार्को इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी या इलीगल स्पेक्ट्रम चल रहा है, इनकी रेमिटेंस की वजह से तो चल रहा है सर। आदिल यू रीडिंग माय माइंड ऑनेस्टली। ये अभी दूसरा, एक तो ये आता है इकोनॉमी के अंदर पैसा, दूसरा क्या आता है आपकी रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस कुछ ऑफिशियल चैनल से आती हैं, कुछ हवाले से आती हैं। इस वक्त जो हमारे पास आदाद शुमार हैं वो है कि जी तकरीबन 3 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन, हाँ, हर महीने ओवरसीज पाकिस्तानीज आपको भेजते हैं। ऑन द एवरेज 30 से 35 बिलियन हमारा होता है। अगर 30 भी बिलियन आप लगाएं सालाना, उससे थोड़ा ज्यादा होता है, तो 2.5 बिलियन डॉलर आपका आता है तकरीबन। इतना या इससे थोड़ा कम आपका हवाले के थ्रू आता है। तो आपके पास 4 साढ़े 4 बिलियन अरब डॉलर का पैसा पाकिस्तान में भेजा जाता है, जो तकरीबन 1.2 या 3 खरब रुपया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग समझे, ये पैसा लोगों के जेबों में जाता है, ये हुकूमत के पास जेबों में जाता है, जैसे लोग खरीदो फरोख्त करते हैं,
जिससे लोग जो है जी, ये तो IMF का तो ये तो अलग है, एक है, ये खाता ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही जो पैसा 106 खरब महीने का आता है, ये आपका तकरीबन क्या हो गया, 19 खरब रुपया सालाना पाकिस्तान में आता है, जिससे खरीदो फरोख्त होती है, सबको होती है, हुकूमत के खर्चे, और ये 5 खरब रुपया करप्शन में जाता है। अब ये पैसा जो पाकिस्तान में आता है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के लिए सन, ये वो पैसा है जिससे लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, ये वो पैसा है जो होटल भरते हैं, ये वो पैसा है जो पेट्रोल खरीदते हैं, ये वो पैसा है जो प्लाजे खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, ये वो पैसा है जो आप जाते हैं किसी निशात मॉल में या फलाने सेंचुरियन मॉल में या इधर मॉल में, वो भरा भरा, ये वो पैसा है। ये लोगों को अगर समझ आ जाए ना आदिल, कि ये इकोनॉमी इसलिए नहीं चल रही कि इकोनॉमी या मईशत में बड़ी ताकत आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, आपका जो कानून के साथ कारोबार करने वाला है वो खत्म हो गया, सब लोगों ने अपना पैसा निकाल के बाहर भेज दिया, बड़े बड़े अमीरों ने अपनी औलाद को बाहर भेज दिया, जितना पैसा बाहर भेज सकते थे भेज दिया। इकोनॉमी, मुल्क कैसे ताकतवर हो गया, ये मईशत कैसे ताकत, आपका मरीज मर रहा है, कैसे मर रहा है, उसके सारे अज़ा खत्म हो रहे हैं, उसका दिल खत्म हो रहा है, अवाम, उसकी पुलिस खत्म हो रही है जो पहरा देती थी, उसकी फौज खत्म हो गई जो उसका हिफाजत करती थी, उसकी अदलिया खत्म हो गई जो इंसाफ देती थी, उसके गवर्नेंस खत्म हो गई जो लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम करती थी। हर शोबा इस मुल्क का जो इस मुल्क को ताकत देता है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ पैसा आपने फेंका हुआ है मुल्क के अंदर, जिससे खरीदो फरोख्त हो रही है, और आप कह रहे हैं। तो आदिल, ये दूसरा तरीका है जिस वजह से ये मुल्क जो है इस वक्त इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर रही, लेकिन इवेंचुअली ये कोलैप्स कर जाएगी। और तीसरा है आपका IMF। IMF आपको लोन देता है, वो लोन देता है तो बाकी जो उधार देने वाले मुल्क होते हैं या इदारे होते हैं, उनको ये पता है कि IMF आपके पीछे है, अमेरिका आपके पीछे है, आपको ये डिफॉल्ट करने नहीं देगा। चलो यार रोल ओवर कर लो, चलो यार इनको लोन दे दो, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देगा, फलाना दे देगा, ठीक है ना जी। और ये आप जो खर्चे आप बता रहे हैं, अब आदिल जरा इसकी, आपकी जो इलीगल इकोनॉमी है वो मेरा ख्याल है 2 से 3 गुना बड़ी है आपकी लीगल इकोनॉमी से। ये आपको सिर्फ ऑक्सीजन इतनी देता है IMF और अमेरिका, कि आप सिसक सिसक के मुश्किलों से सांस लेते रहें, लोगों को अफीम खिलाते रहें कि लोगों को एहसास ही ना हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जिस दिन इन्होंने आपके न्यूक्लियर असासे आपसे ले लिए, आदिल ये मैं पता नहीं कितनी दफा कह चुका, जिस दिन आपसे न्यूक्लियर असासे ले लिए, ये अमेरिका, ये इजराइल, ये हिंदुस्तान, खास तौर पे ये 3 मुल्क और तमाम आपके जो अरब ममालिक हैं, खास तौर पर सऊदी अरेबिया, UAE और कतर, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान ताकतवर हो, ये नहीं चाहते कि इमरान खान जैसा बंदा वापस आए, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरियत आए, इसलिए कि अगर आ गई तो इन मुल्कों के इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे। इन लोगों को बहुत खौफ है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जैसे लीडर को आने का, बिकॉज ऑफ पूरी मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो पैशन है। कभी सऊदी अरेबिया मानेगा, कभी कतर मानेगा, कभी UAE मानेगा, कभी इजराइल इजाजत देगा कि एक न्यूक्लियर पावर्ड बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम रियासत हो। अमेरिका कभी चाहेगा? नहीं हो सकता आदिल, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये चीजें हम बताने के लिए इसलिए नहीं है कि यार हमें फौज से कोई दुश्मनी है या आसिम मुनीर से मुझे कोई ज्यादा कोई मुझे दुश्मनी, मुझे आसिम मुनीर से ज्यादा दुश्मनी क्यों होगी यार। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान को तबाह कर चुके हैं, तबाह कर रहे हैं और तबाह करके ये जान छोड़ेंगे अगर हमने इनको नहीं निकाला और इनको ऐसी सख्त सजाएं ना दी। और इसलिए आदिल मैं कहता हूं द ओनली वे टू स्टॉप देम इन फ्यूचर, जो अगर इंशाल्लाह इनको निकालेंगे, वो ये है कि इनको सजा देनी आदिल, आइन के तहत, कानून के तहत, लेकिन सख्त सजा देनी है। एब्सोल्युटली। ये नहीं कह रहे कोई आप मॉब वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 के तहत जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जितना आप कह रहे हैं इन्होंने आर्टिकल 6 भी अगली अमेंडमेंट में निकलवा देना है सर, इतना जरा
प्लीज। लेकिन आज तक किसी के ऊपर इंप्लीमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 6 के तहत ये काम किया जाए, ये आप बात कर रहे हैं सर। एक और बात एब्सोल्युटली आदिल, और मैं कभी भी एडवोकेट नहीं करूंगा, बिकॉज दो तीन चीजें हैं। वो एडवोकेट इसलिए करें कि वी कांट, मतलब वी कांट एडवोकेट के जी लोग जो है स्ट्रीट वायलेंस या स्ट्रीट जस्टिस पे करें। लेकिन मैं एक बात कहता चलूं इसके साथ, अगर आपने पाकिस्तान में फौज ने, आसिम ने, इसके जर्नैलों ने तमाम रास्ते बंद कर दिए ना, किसी को आइन का रास्ता नहीं मिलेगा, पार्लियामान का रास्ता नहीं मिल रहा, किसी को कानून का रास्ता नहीं मिल रहा, अदलिया से इंसाफ नहीं मिल रहा, आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो तारीख हमें बताती है फिर आप लोगों को मजबूर कर देते हैं। और जब लोग मजबूर हो जाते हैं, फिर ना उनके सामने आइन रहता है, ना उनके सामने कानून रहता है, और फिर वो जो है आइन और कानून अपने हिसाब से वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वो जो दिन है ना आदिल, वो सबसे खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, ये लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि सड़कें भरी हुई हैं गाड़ियों से, क्योंकि अस्पतालों में मरीज भरे हुए हैं और अस्पताल पैसे बना रहे हैं, क्योंकि होटल भरे हुए हैं और पैसे बना रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप से लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, क्योंकि खरीदो फरोख्त हो रही है, प्लाजो लोग खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। लोगों को ये नहीं पता कि ये जो तुम कर रहे हो, ये एक तुम डूबते हुए मुल्क के अंदर तुम ये काम कर रहे हो, और जब ये तमाम इसके सतून टूट जाएंगे, बिल्कुल गिर जाएंगे, तो फिर कौन होगा तुम्हें बचाने के लिए? मुझे कोई बता दे, एक मुझे कोई जवाब दे दे कि जिस दिन लोगों का खौफ टूटेगा। आदिल, आप मेरे से जवाब दें, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। देखिए, मुझे जो आपकी डिस्कशन है मैं उसको कंक्लूड करना चाहता हूं। आपने ये बात बताई कि उसामा बिन लादेन को कर्नल इकबाल बेली और ये पूरे का पूरा जो उसके बाद कल्चर आता है जिसके तहत उसामा और बाकी बाउंटी हंटर्स बन जाते हैं पाकिस्तान की फौज वाले, और जर्नैल अगर बाउंटी हंटर्स हैं तो कर्नैल कहते हैं हम क्यों ना बाउंटी हंटर बने, जिनके पास जो भी राज है वो बेचते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं अमेरिका के अंदर या जहां भी वो रहते हैं। और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल सैंक्शंस का माहौल तो आता है, लेकिन बड़े अरसे से पाकिस्तान ने एक इलीगल स्पेक्ट्रम नार्को इकोनॉमी को डेवलप किया, और अब उसको बकायदा तौर के ऊपर टेलीग्राफ आके कहता है कि जनाब पाकिस्तान जो है न्यू ओपियम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और रिस्क फनलिंग मिलियंस टू टेररिस्ट है। वो ये टेलीग्राफ कह रहा है। पॉपी फॉर्म्स नाउ कवर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान रेस्टिव बलोचिस्तान प्रोविंस रीजन। ये पूरा अफगानिस्तान ने बंद किया तो उठ के पाकिस्तान आ जाता है, और ये लेटेस्ट आपको इसी जगह की सैटेलाइट इमेजरी हम दिखाते हैं और हम साबित करते हैं कि जनाब ये काम इस वक्त हो रहा है, इस वक्त भी चल रहा है। और ये काम जो इस वक्त इलीगल स्पेक्ट्रम और स्मगलिंग है, ये किसी तरह नहीं हो रही कि जी वहां पे लोकल ऑफिसर बैठ के कर रहे हैं। ये बकायदा इदारे की सतह के ऊपर, अदारा जाती तौर के ऊपर ये काम किया जा रहा है, जिसके सबूत के तौर के ऊपर हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बकायदा तौर के ऊपर एक डिविजनल हेडक्वार्टर के डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है स्मगलिंग करने का। तो ये इलीगल इकोनॉमी में तो पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन पैसा उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में लगा के पाकिस्तान से निकाला भी जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, और वो फॉरेन करेंसी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवाता है। इसलिए कहते हैं ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। असल में तो गेन जो है वो जर्नैलों का है कि लोगों को पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगा के पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जाए ताकि वो डॉलर वापस भेजें, जिसका आपने जिक्र किया। वो भेजेंगे तो इनको तो यहाँ पाकिस्तानी रुपए हमने खुद नोट छाप के देने हैं, हम डॉलर उठाएंगे बोस्तान खान जैसे जो हमने फ्रंटमैन रखे हुए हैं बड़े बड़े, उनके जरिए, और वो हम कन्वर्ट करेंगे क्रिप्टो में, और क्रिप्टो से हम पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे। और ये इलीगल स्पेक्ट्रम है जिसकी वजह से क्रिप्टो की रेगुलराइजेशन भी ट्रंप को इन्होंने बड़े लारे मारे। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल वालों की बात तो करते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो पाकिस्तान में नहीं देख पा रहे, अभी तक कुछ हेड थ्रू उनको नहीं मिल रहा। पूरी दुनिया में उनको मिल गया, पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि पाकिस्तान में अगर तो यहाँ पे रेगुलराइजेशन हो जाती है तो फिर ये इलीगल स्पेक्ट्रम इनका चल नहीं सकेगा। तो सारा घूम फिर के बाद फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर आ जाती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर इनको बंद कर दें, 60 दिन भी अगर इनको डॉलर भेजना बंद कर दें, इनको रेमिटेंस बंद कर दें, तो ये पूरे का पूरा निजाम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। और ये इस वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़हन पे तब्दीली के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे, पाक फौज जिंदाबाद के नारे
और फौज मेरी ऐसी नहीं हो सकती, फौज ऐसी कैसी हो सकती है, ये फौज वही फौज है जिसने 1971 से लेके बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके अब तो पंजाब भी नहीं छोड़ा, ये वही वाली फौज है। आपको ये फौज कैसे नहीं लगती कि ऐसी नहीं हो सकती, ये अस्तस्ना नहीं देगी? अस्तस्ना क्या चीज है भाई? बात यह है कि यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर जनरल मुश्ताक से लेके एक सिनर्जी है, जनरल कामरान तबरेज सवेरा दोनों मिलके एक बड़ी सिनर्जी के तहत आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए लोगों की ज़हनियत तब्दील करना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमने पैसा लगाना है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बात समझ आ गई, उन्होंने 60 दिन भी रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर भेजनी बंद कर दी, तो ये पूरे का पूरा निजाम तहस नहस हो जाएगा। और इसी कानून के जो सर हैदर मेहदी कह रहे हैं कि जी हमने फांसी लगानी है, जो वो ये बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के तहत अकाउंटेबिलिटी होगी, और उस अकाउंटेबिलिटी के नतीजे में जिसने आइन से गद्दारी की है, आइन को तोड़ा है, मरोड़ा है, उसके लिए फिर कैपिटल पनिशमेंट आपकी मौजूद है आइन में, जब तक मौजूद है वो वहां पे मौजूद है, उसके लिए कॉल की जा सकती है। पहले भी सियासतदानों ने कॉल की है। ये पूरे का पूरा जो है वो साइनॉप्सिस है इस पूरी डिस्कशन का। सर हैदर, फाइनल वर्ड्स। सर फाइनल वर्ड ये है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझने के लिए, कि पाकिस्तान जो एक माफिया हम कहते थे ना, माफिया नुमा एक फौज को मैं कहता था कि फौज एक माफिया बन गई है। अब ये पूरे पाकिस्तान को एक माफिया बना रहे हैं, मुजरिमाना रियासत बना रहे हैं, और बन चुकी है जिस तरह हमने किया। ये जो ओवरसीज की बात की, ये मेरा लास्ट वर्ड है। ये 1.2 खरब रुपया जो महीने का आता है ना, ये मैं जरा लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि ये कितनी बड़ी रकम है, और अगर ये हाइपोथेटिकली अगर ये ना आती ना, तो पाकिस्तान का जो इस वक्त खर्चा है हर महीने का, बिजली का जो ऑयल का हम खरीदते हैं, खास तौर पे तेल जो हम खरीदते हैं, ये हम खरीद के पाकिस्तान 30 से 40 मैक्सिमम 60 दिन में मुकम्मल तौर पर मईशत इसकी कोलैप्स कर जाती। पहले तो ये समझ। ये ऑरेंज ट्रेन की बात करते हैं ना कि ये जी ऑरेंज ट्रेन, ये मैंने कुछ कही थी कि हम ना, ये पैसा इतना है कि हम हर महीने 4 ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे बना सकते हैं। हर महीने 300 बिलियन की एक ऑरेंज ट्रेन बनी। ये हो गया जी। आपके आदिल, ये मोमंद डैम जो है ना, मोमंद डैम, ये आप 10 बना सकते हैं। ये इतना ज्यादा पैसा, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, इन्होंने इस मुल्क को संभाला हुआ है। और दूसरा आपको संभाला हुआ है इन क्रिमिनल, ये जो मुजरिमाना एंटरप्राइज है फौज का और आईएसआई का, नारकोटिक्स का, ड्रग स्मगलिंग का, डीजल की स्मगलिंग का, भत्ताखोरी का, और अल्लाह माफ करे ये पोर्नोग्राफी का। ये है आपकी फौज, जिसको कहते हैं कि जी ये फौज जो है सीसा पिलाई दीवार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फौज के जो यंगस्टर्स हैं, कैप्टन्स और मेजर्स, और शायद कुछ कर्नल भी, लेफ्टिनेंट, और फौज के जो जवान हैं, ये वो समझें कि इन लोगों को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है आसिम मुनीर और उसके जर्नैल। ये बहुत जरूरी है इनको समझने के लिए कि तुम एक तवाइफ खाने में एक, या तो दलाल के तरीके से तुम्हारा से काम लिया जा रहा है, या तुम को तवाइफ बनाकर तुम्हें बेचा जा रहा है, ये कह के कि तुम जी बड़ी सीसा पिलाई दीवार हो। ये उनको समझना है, इसलिए कि जो भी पैसा तनख्वाह का भी वो ले रहे हैं ना, वो हराम का ले रहे हैं। और इसलिए उनके लिए बहुत बड़ा फर्ज है कि उनकी चूंकि ताकत से, आसिम के पास ताकत आती है और उनके पास कानूनी और आईनी हक है, इसलिए उनका ओथ है, उन्होंने कसम खाई हुई है अल्लाह सुब्हानहू तआला को हाजिर और नाजिर जानते हुए कि हमने इस मुल्क को बचाना है, इसके आइन को बचाना है, गैर कानूनी अहकामात नहीं मानने, हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। उनके पास हर कानूनी और आईनी जवाज है कि वो उन लोगों को जाके पकड़े, उनको कैफरे किरदार पहुंचाएं जिन्होंने इस मुल्क का आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, गैर कानूनी अहकामात दिए, सियासत में हिस्सा लिया। और इस वक्त वो है आसिम मुनीर और उसके साथ जितने भी उसकी मदद करते हैं। ये है बॉटम लाइन। फौज के अफसरों जवानों के लिए मैसेज देना कि तुम हराम खा रहे हो, तुम हराम को फरोग दे रहे हो, तुम इस मुल्क को तबाह करवा रहे हो, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बंदूकें, तुम्हारी गोलियों से ये मुल्क को तबाह कर रहा है आसिम मुनीर और इसके जर्नैल। ये कोई मुल्क का दिफा नहीं कर रहे, ये मुल्क को बना नहीं सकते। ये मुल्क के अंदर
आजाद अदलिया नहीं पैदा कर सकते, ये मुल्क के अंदर अच्छी गवर्नेंस नहीं ला सकते, ये मुल्क के इदारों को ताकत नहीं दे सकते। इसलिए अगर ये करेंगे तो ये खुद मरेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आदिल, ये लफ्ज याद रखें। अगर आसिम मुनीर ये करेगा तो खुद मरेगा, अगर ये इस मुल्क को ताकत देगा तो आसिम मुनीर खुद मरेगा, तो कैसे अपने आप को मारेगा? तो ये है मेरी बॉटम लाइन आदिल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हैदर मेहदी। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है अजीज़ मन। ये सिलसिला जारी रहेगा हफ्ते के हफ्ते दोनों चैनल्स के ऊपर, और बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ तो होगी, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। लेकिन उसके साथ साथ जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां हैं, उसको बाईपास करने के लिए VPN के तौर के ऊपर ही आपको देखना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आवाज़ हक जो है वो इनको तकलीफ देती है, तभी इसको बंद करते हैं। ये भी सोचने की बात है। बहुत शुक्रिया सर हैदर मेहदी। अस्सलाम वालेकुम। खुदा।